तो लास्ट लेक्चर तक जैसे आपको पता होगा, जो बिट हमने स्टडी किया था वो था सरफेस टेंशन इस चैप्टर में। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, इसमें पहला बिट लिया था मैंने, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और उसका डेरिवेशन करके मैंने आपको आंसर बताया था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R आ जाएगा। और वही अगर हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल लेते हैं तो वो 4T/R आता है। वही अगर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कैविटी और एयर बबल इन ए लिक्विड अगर होता है तो फिर एट दैट टाइम एक्सेस प्रेशर इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच प्लस 2T/R। ओके, तो ये पूरा बीट रहेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें एग्जाम में। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके और किसके बीच का रहेगा, अब देखिएगा। सॉलिड का जो मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा ना ये, और वो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा। ओके, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये मतलब हमारे जो लिक्विड का मिनिस्कस रहेगा ना, मतलब लिक्विड का जो कर्व सरफेस रहेगा ना, उसको ये हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। इज इट ओके? और ये टेंजेंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है हमारे रिजल्टेंट को। एफ ए मतलब एडहेसिव फोर्स है, एफ सी मतलब कोहेसिव फोर्स है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, इसे हम एफ आर से इंडिकेट करते हैं, और उसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मतलब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा एटी। ओके, तो इस एटी और इस थीटा सी में जो एंगल रहेगा इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक्टिव रहता है तो एट दैट टाइम शेप ऑफ लिक्विड कॉन्केव रहने वाला है मिनिस्कस का। और उसके बाद लिक्विड वेट्स द सॉलिड रहेगा। इस कंडीशन में लिक्विड वेट करेगा सॉलिड को, और ऐसे लिक्विड का अगर हम ड्रॉप सरफेस पर डालते हैं तो वो कुछ उसका शेप ऐसा होगा। वो भी एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है सरफेस के साथ। इसके बाद सेकंड केस मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर हम वाटर अंदर डालते हैं मतलब हमारे ग्लास के, तो एट दैट टाइम उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री रहता है। उसका ड्रॉप अगर डालेंगे हम सरफेस के ऊपर तो ऐसा उसका शेप रहेगा। ये जो लिक्विड होता है ये राइज भी नहीं होता है और फॉल भी नहीं होता है ऐसे लिक्विड्स कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इफ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, ये भी ऐसे कैटेगरी में आता है जो वेट नहीं करता है सॉलिड सरफेस को, और इस कंडीशन में एडहेसिव फोर्स इक्वल टू एफ सी बाय रूट टू आएगा। ओके, और ये प्लेन रहेगा ट्यूब के अंदर, मतलब बीकर के अंदर, ना ही राइज होगा ना ही फॉल होगा। और अगर लास्ट केस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा तो ऑप्टिस होता है, जैसे मर्क्यूरी या फिर हनी का अगर एक ड्रॉप हम सरफेस के ऊपर डालते हैं तो आपने देखा होगा ऐसा शेप एक्वायर करता है वो, और ऐसा ही इसका रिजोल्यूशन रहेगा। ओके, और इस कंडीशन में एडहेसिव फोर्स कम होता है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। आपने देखा होगा हनी या फिर मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है। ओके, और ये ऐसे लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं जो वेट नहीं करते सॉलिड को। ओके, तो ऐसे तीन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कंसेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाए थे। उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो सरफेस टेंशन कम होता है और कोहेसिव फोर्स कम होगा, और इस वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम होने वाला है। ओके, इसके बाद टेम्परेचर अगर कम होता है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने वाला है। तो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी बताया मैंने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन पर। इसके बाद इंप्यूरिटीज, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज अगर हम ऐड करते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट, तो ये कॉमन सॉल्ट सरफेस टेंशन को बढ़ाता है। ओके, मतलब सोल्यूबल इंप्यूरिटीज सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं। सरफेस टेंशन बढ़ने से कोहेसिव फोर्स बढ़ता है और कोहेसिव फोर्स बढ़ने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद पार्शियली सोल्यूबल इंप्यूरिटीज सच एज अल्कोहल, या फिर अगर हम ऑयल या फिर ऐसे अगर इंप्यूरिटीज डाल देते हैं ना, तो इस वजह से सरफेस टेंशन कम होने वाला है, जो कोहेसिव फोर्स रहेगा वो भी कम रहेगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम होने वाला है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट मैंने बताया था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट। इट इट चेंजेस फ्रॉम एक्यूट टू ऑप्टियस। ओके, तो यही काम करता है वाटर प्रूफिंग एजेंट। और एक बिट होता है कॉन्टेमिनेशन, इम्प्यूरिटीज से ये थोड़ा बिट अलग है कॉन्टेमिनेशन वाला। कॉन्टेमिनेशन मतलब आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास अगर कोई पॉन्ड है ना, या फिर कोई लेक है, या फिर कोई ड्रेनेज लाइन का वाटर अगर ऐसा स्प्रेड हुआ है ना, तो फिर वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा, ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो ऐसी जगहों पर मच्छर ना हो इस वजह से क्या करना, उस पानी के ऊपर एक तो केरोसिन या फिर ऑयल डाल देना। केरोसिन या फिर ऑयल डालने से क्या हो जाता है, वो जो पानी होता है ना उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है।
इस वजह से जो फ्लोटिंग एग्स होते हैं ना मॉस्किटो के, ये उनको जैसा कंडीशन चाहिए वैसा कंडीशन मिलता नहीं है, इस वजह से उनसे लार्वा जनरेट नहीं होते हैं। ओके, और वो जनरेट भी हुए तो वो टेम्परेचर वहां पर मतलब इंक्रीज हो जाता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, कोई दूसरा लिक्विड रहने के कारण, और इस वजह से फिर वो जल्दी मर जाते हैं। तो जो मॉस्किटो का स्प्रेडिंग होता है, मतलब मॉस्किटो का जो प्रोडक्शन होता है वो वहां पर लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे वैसे भी हम वहां पर ये बीट कर सकते हैं, इसे कॉन्टेमिनेशन कहा जाता है। किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर हम डस्ट पार्टिकल या फिर अगर कोई दूसरा लिक्विड अगर डाल देते हैं उसके सरफेस के ऊपर, तो उस लिक्विड का रिजल्टेंट सरफेस टेंशन कम होता है। ओके, और इसी वजह से ये बीट यहाँ पर हम देखते हैं। मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में सरफेस टेंशन के बहुत सारे यूजेस है। जैसे आपको पता होगा टूथपेस्ट, सवेरे हम टूथब्रश क्यों करते हैं देखिएगा, रात भर क्या हो जाता है, जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो भी चीजें डाइजेशन की वजह से, आपने देखा होगा कि हमारा जो माउथ है वो स्टिकी हो जाता है। ओके, और फिर उससे मतलब उसका हम वहां पर क्या करते हैं, टूथब्रश लगाकर फिर उसका सरफेस टेंशन कम करते हैं। इस वजह से जो मतलब स्टिकीनेस होता है हमारे माउथ का वो कम हो जाता है। इस वजह से हम हर दिन ब्रश करते हैं सवेरे, आपने देखा होगा। तो ये ब्रश करने से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। हमारा जो लार्वा होता है मतलब वो स्टिकी हो जाता है सवेरे के टाइम, आपने देखा होगा। तो फिर इस वजह से मतलब इस टूथपेस्ट के अंदर भी मतलब हमारे सरफेस टेंशन का लॉजिक है। वैसे आपने देखा होगा कपड़े अगर धोने हैं हमें, तो हम डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालने से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन उस वाटर का कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हुआ तो इजीली वो जो डर्ट होता है वो कपड़ों से अलग हो जाता है। सरफेस टेंशन ज्यादा रहा तो नहीं होता है। ठंडे पानी से अगर कपड़े धोगे आप, तो कभी भी वो उसका जो अंदर का डर्ट है या फिर जो उसके अंदर का बीट रहेगा वो कभी निकलता नहीं है। सरफेस टेंशन कम करने से होता है, इस वजह से हम डिटर्जेंट वहां पर यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन से और भी एप्लीकेशन से वो देखेंगे हम। अभी इस टॉपिक का लास्ट बीट है जो कल के लेक्चर में हमारा रह गया था। ओके, और वो है कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी एक्शन। ओके, सो गिव द रीडिंग। कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन कैपिलरी ट्यूब हमें शो करता है। और ये कैपिलरी ट्यूब क्या रहेगा इसका डेफिनेशन लिख लेना अभी। ओके, राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, a glass tube, a glass tube of a glass tube with a fine bore, bore मतलब उसका जो डायमीटर रहेगा, a glass tube with a fine bore and open at both ends, and open at both ends is known as capillary ट्यूब। तो ऐसे ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। और इसी कैपिलरी ट्यूब की वजह से कैपिलरी एक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, और ये क्या रहेगा आप देखिएगा, इस वजह से लिक्विड क्या होता है, राइज और फॉल होता है मतलब किसी भी ट्यूब के अंदर। तो इस फिनोमिनन को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ओके, देखिएगा, द प्रॉपर्टी by virtue of which a liquid rises or gets depressed in a capillary tube is known as capillarity। तो इसी को हम कैपिलरिटी कहते हैं, इस फिनोमिनन को। ओके, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड एक तो राइज होता है या फिर डिप्रेस हो जाता है, इसी एक्शन को कैपिलरी ट्यूब के और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैपिलरिटी। ओके, और
देखिएगा अब यही कैपिलरी ट्यूब के लिए हमें अब डेरिवेशन करना है। ओके, मतलब इसके कुछ अलग अलग फिनोमिनॉन है। ओके, वो लिख लीजिएगा कि कैपिलरी ट्यूब का जो फिनोमिनॉन है ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, इसके एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। ये एप्लीकेशंस भी आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, कि आपको बोला जाता है कि सपोज एक डैश 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 फिनोमिनॉन है, ये किस वजह से ऑकर होता है। ऑप्शन दिए जाएंगे, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन और कुछ दिया जाएगा, तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन पिकअप करना पड़ता है। इस वजह से ये एग्जाम्पल आपको बहुत यूज में आने वाले हैं। जैसे पहला रहेगा, ऑयल राइजेस of the wick of lamp। तो लैम्प के अंदर आपको पता है वो वीक होता है, तो उस वीक के अंदर आपने देखा होगा वो उसमें से ऑयल क्या होता है, राइज हो जाता है और वो जलता है। तो ये फिनोमिनॉन किस वजह से ऑकर होता है, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट रहेगा, क्लोथ रैग सक्स वाटर। क्लोथ रैग सक्स वाटर, दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। आपने देखा होगा कपड़े का एक अगर एंड अगर हम पानी के अंदर डुबो देते हैं, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे और क्या होता है, पूरा कपड़ा ही गीला हो जाता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद थर्ड रहेगा, वाटर राइजेस अप द सिर्विक्स इन रॉक्स। ओके, मतलब वाटर के अंदर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े झरने होते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर, तो ये इसी वजह से होता है। कुछ स्टोन्स होते हैं जो अपने अंदर से वाटर को ऊपर पास कर देते हैं, इसे मतलब ये कैपिलरी एक्शन की वजह से वहां पर होता है। तो लिखिएगा, वाटर राइजेस अप द water rises up the crevices in rocks, so this happens due to the capillary action। उसके बाद फोर्थ रहेगा, सैप एंड वाटर राइजेस अप द टॉपमोस्ट लीव्स इन द ट्री। आपने देखा होगा ट्री के नीचे के एंड में वाटर और जो भी सैप मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो आपने देखा होगा उसमें वो अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं जो कैपिलरी ट्यूब के टाइप्स में रहते हैं। आपको पता होगा जाइलम एंड फ्लोएम हम कहते हैं उसे। तो ये क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाटर या फिर सैप मटेरियल को पास करने में काम में आते हैं। ओके, तो ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप टॉपमोस्ट लीव्स इन अ ट्री। उसके बाद फिफ्थ वाला रहेगा, ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक। तो ये सब फिनोमिनॉन कैपिलरी एक्शन की वजह से जनरेट होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसे। तो ऐसे आपको बीट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद देखिएगा, अब कैपिलरी मतलब कुछ लिक्विड्स में कैपिलरी राइज भी होता है, तो कुछ लिक्विड्स में फॉल भी हो जाता है। ओके, आपने देखा होगा मतलब लिक्विड को मैंने 3 क्लास में क्लासिफाई किया था, और उसका रेफरेंस मैंने कल बताया था आपको। कुछ लिक्विड वेट करते हैं सॉलिड को, तो कुछ लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते हैं। ओके, ऐसे दो कैटेगरी में लिक्विड आते हैं, तो इन वजह से वो अलग अलग फिनोमिनॉन शो करते हैं हमारे कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ओके, कैपिलरी ट्यूब मतलब एक स्मॉल बोर रहने वाला, स्मॉल रेडियस या फिर डायमीटर रहने वाला एक बिट होता है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। टेस्ट ट्यूब जैसे ही होता है हमारा, लेकिन उसका डायमीटर स्ट्रिक्टली थोड़ा कम होता है। तो अब देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिक्विड्स हम अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर डालने वाले हैं। देखिएगा, अब ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है और ये बीकर रहेगा। तो इस बीकर के अंदर कुछ लेवल तक वाटर है। ओके, वाटर या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है हमारा, और इसके अंदर हम सपोज क्या करते हैं, केरोसिन डाल देते हैं। ठीक है,
तो ये बीकर के अंदर पूरा केरोसिन है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये कैपिलरी ट्यूब डीप किया है। ओके, ये कैपिलरी ट्यूब दोनों एंड से ओपन रहता है। ओके, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बता मुझे केरोसिन ये किस कैटेगरी का लिक्विड है? इट वेट्स द सॉलिड और डू नॉट वेट द सॉलिड? टेल मी। केरोसिन इस बीकर के अंदर डाला है और उसके अंदर मैंने कैपिलरी ट्यूब डीप किया है, तो क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन? टेल मी। इट वेट्स द सॉलिड, राइट आंसर है। तो ये वेट करने वाला है सॉलिड को। और बताओ मुझे इसका सरफेस कैसा होगा? कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा? टेल मी। मतलब जब ये सॉलिड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है बताओ? कॉनकेव रहेगा, राइट आंसर है। ओके, कॉनकेव शेप होता है। आपको पता होगा, कल ही मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड्स वेट करते हैं ना सॉलिड को, तो उनका जो मिनिस्कस होगा, ओके, ये मिनिस्कस कैसा होता है उनका? कॉनकेव होता है। तो हमेशा याद रखना आप, अगर कोई लिक्विड कॉनकेव शेप का है ना, तो उस लिक्विड के मतलब इसका एक साइड अगर आप देखते हो तो ऊपर से ये आपको मतलब कॉनकेव नजर आएगा, नीचे से कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर लो होता है और कॉनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। जो भी कॉनकेव साइड होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर हाई होता है। मतलब यहाँ पर प्रेशर अब ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है। मतलब यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स लेते हैं ना, ये ए और ये बी, तो ए और बी में लिक्विड का लेवल प्लेन है। इस वजह से प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी आएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम और 2 पॉइंट्स लेते हैं, सपोज सी और डी, तो प्रेशर एट डी भी देखिएगा मतलब लगभग सेम होगा जो प्रेशर बी के साथ होगा। ओके, लेकिन प्रेशर एट सी इक्वल नहीं होगा। प्रेशर एट सी डेफिनेटली ज्यादा होगा। और फिर इस प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ये लिक्विड राइज होता है। तो जब तक ये प्रेशर सेम नहीं होता है ना, तब तक ये लिक्विड राइज होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। ओके, और जहां पर ये बैलेंस हो जाए, मतलब इस लिक्विड का वेट इस कॉलम के अंदर जो लिक्विड है ना, एच हाइट ऊपर ये लिक्विड राइज हुआ है, तो डेफिनेटली इस एच हाइट रहने वाले लिक्विड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ वेट रहने वाला है। तो ये वेट को बैलेंस जब तक नहीं होता है, ये प्रेशर जब तक बैलेंस नहीं होता है, तब तक ये लिक्विड राइज ही होते रहता है और इस वजह से ये लिक्विड राइज होता है। इज इट ओके? तो ऐसा ये फिनोमिनन रहेगा और यहाँ पर जाके लिक्विड राइज होगा और यहाँ पर फिर ये न्यूट्रल केस में लिक्विड चला जाएगा। तो इस वजह से जो लिक्विड वेट करते हैं ना सॉलिड को, तो फिर एट दैट टाइम उनके अंदर हम राइज हमें शो होता है। ओके, और फिर ऐसा ही बीट रहेगा। फिर जो लिक्विड्स आपने देखा होगा, जैसे केरोसिन मतलब हो गया हमारा विच वेट द सॉलिड। अभी हम मर्क्यूरी का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो मर्क्यूरी के अंदर एग्जैक्टली उल्टा फिनोमिनन होता है। ये मर्क्यूरी से भरा हुआ बीकर है और इस बीकर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एक कैपिलरी ट्यूब डालने वाले हैं। तो फिर एट दैट टाइम है ना उल्टा फिनोमिनन ऑकर होता है। मर्क्यूरी आपको पता है, मर्क्यूरी का मिनिस्कस कैसा होगा बताओ? मर्क्यूरी का मिनिस्कस कैसा रहने वाला है? कॉन्वेक्स रहने वाला है, विच डजंट वेट द सॉलिड। तो इस वजह से सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स रहेगा। तो आपको पता है पिछली बार जैसा जो कॉन्केव साइड होता है वहां पर प्रेशर हाई होता है। तो अब यहाँ पर नीचे प्रेशर हाई होगा और ऊपर प्रेशर लो होने वाला है। इस वजह से लिक्विड को प्रेशर बैलेंस करने के लिए नीचे जाना पड़ता है और फिर इस लिक्विड का डिक्रीमेंट होने वाला है। ये लिक्विड फॉल होने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ओके, इज इट ओके? तो दोनों भी एग्जांपल समझ में आ गए। पहले एग्जांपल में लिक्विड राइज होगा, तो दूसरे एग्जांपल में लिक्विड फॉल होगा। ओके, तो इसी राइज और फॉल ऑफ फिनोमिनन को लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यही जो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड जो बिट रहेगा, इसी को हम कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी फिनोमिनन कहते हैं। इज इट ओके? यही हमने लिख कर लिया है हमारे डिफिनेशन के अंदर। ओके, ये 2 डायग्राम भी निकाल के रखिएगा और हमेशा याद रखना कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड पर लो रहेगा। ओके, जो आपको इन दोनों एग्जांपल्स में दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ता है कि ये जो लिक्विड लाइज होगा ना इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ता है। ये डेरिवेशन भी 2 मेथड से हम कर सकते हैं, जो हमें करना है। ओके, देखिएगा, सबसे पहला मेथड रहेगा यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। कल जो प्रेशर डिफरेंस का मैंने बिट बताया था उससे हम कर सकते हैं। और दूसरा एक फोर्स बैलेंसिंग मेथड है। ओके, तो दोनों भी मेथड से हम देखने वाले हैं। ओके, मतलब
बोर्ड के एग्जाम में आपको डेरिवेशन आ सकता है। तो एक बार मतलब डेरिवेशन करके अगर हम किसी चीज को स्टडी करते हैं ना, तो लॉजिकली हमें वो चीज पता होता है। तो ये लास्ट के बीट है, तो ठीक है, दोनों भी मेथड से कर देते हैं, नो डाउट। ओके, अब देखिएगा, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है। ये मतलब किसी बीकर के अंदर रखा है और ऐसा लिक्विड उसके अंदर डाला है कि जो राइज होने वाला है। ओके, तो ऐसा ये लिक्विड राइज हुआ है कुछ हाइट तक। तो इस लिक्विड का अप्रोक्सीमेट हाइट हम एच कंसिडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा इसका, ये थीटा रहने वाला है यहाँ पर, ऐसा। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पर हमें ये जो लिक्विड का कर्व है ना, इस कर्व का भी कुछ ना कुछ रेडियस रहने वाला है। ओके, तो इस रेडियस को हम मतलब ये डॉटेड सर्कल में निकाल रहा हूँ। ये जो मिनिस्कस है ना, इसका एक कर्व होगा और इस कर्व का जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस रहेगा, ये कैपिटल आर रहने वाला है। ओके, और एज वेल एज ये कैपिलरी ट्यूब को भी अपना अपना एक रेडियस रहने वाला है। इज इट ओके? तो वो भी रहने वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये उस मिनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर। ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं, मतलब ये कैपिलरी ट्यूब को अगर मैं राइज करता हूँ ऐसे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आएगा ना, ये स्मॉल आर रहेगा। इज इट ओके? दोनों में अच्छे से फर्क समझ लो, स्मॉल आर कौन सा रहेगा और कैपिटल आर कौन सा रहेगा। ओके, स्मॉल आर मतलब लिख कर रखिएगा, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ओके, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस। ओके, मिनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर होगा। ओके, और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक ये मिनिस्कस का रेडियस है, और यहाँ पर ये बीच में एंगल थीटा है। ओके, तो बताओ मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन रहेगा? ऐसा है, वो थोड़ा जूम करके निकाल रहा हूँ। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करने वाले हैं? कौन सा साइड अपन कौन सा साइड है बताओ? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अगर मैं करता हूँ, तो एट द टाइम देखिएगा, ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है। तो क्या हम इसे कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं? कैन आई राइट लाइक दिस? तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस ट्राइंगल में जस्ट कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रहेगा कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये रहेगा रेडियस ऑफ द मतलब कैपिलरी ट्यूब। ओके, स्मॉल आर, और कैपिटल आर मतलब मिनिस्कस का रेडियस था। तो स्मॉल आर ही हमें डेरिवेशन में लगने वाला है। अब देखिएगा, यह हाइट से यहाँ पर लिक्विड राइज हो रहा है। द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट हाइट एच मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस 2T by r ड्यू टू द कॉन्केविटी। मतलब ये जो सरफेस यहाँ पर कॉन्केव हुआ है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, ये यहाँ पर किसके साथ इक्वल आएगा? 2T by r के साथ। कल ही आपको पता है, हमने ये डेरिवेशन देखा है कि प्रेशर डिफरेंस जो रहेगा पी आई माइनस पी नॉट, इस कंडीशन में ये फैक्टर इक्वल रहेगा 2T by r से। ओके, और यही प्रेशर आपको पता है हम किससे निकाल सकते हैं? मतलब ये जो एच हाइट से लिक्विड लेवल राइज हुआ है ना, इसके साथ ये प्रेशर डिफरेंस इक्वल आने वाला है। सो ये पी आई माइनस पी नॉट, अनदर वे से हम एच रो जी इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता होगा एच हाइट कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? एच रो जी। तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली करेंगे हम। एच रो जी इज इक्वल टू 2T by r रहने वाला है। ओके, ये r मतलब मिनिस्कस का रेडियस है। तो बस यहाँ पर हमें अब फाइनली r का वैल्यू पुट करना है और फाइनल आंसर हमें मिल गया। ओके, ये h मतलब राइज ऑफ लिक्विड होगा। कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितना हाइट राइज होने वाला है लिक्विड, ये मतलब एच रहेगा। एच को यहीं पर रखना है हमें। ओके, और बाकी सब टर्म उस साइड ट्रांसफर कर देने। तो 2T डिवाइडेड बाय ये रो जी नीचे जाएगा, रो जी और कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू हम कितना पुट करने वाले हैं यहाँ पर? देखिएगा, स्मॉल आर बाय कॉस ऑफ थीटा। इज इट ओके? कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर बाय कॉस ऑफ थीटा रहेगा। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, स्मॉल आर बाय कॉस ऑफ थीटा, और रो इंटू जी आएगा। ओके, तो फिर ये कॉस ऑफ थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आंसर मिलेगा हमें 2T कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। इज इट ओके? तो ये पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो हाइट राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब कितना होगा, मतलब कितना लेवल उसका राइज होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये डिपेंड होता है कैपिलरी ट्यूब के रेडियस स्मॉल आर पर, जो लिक्विड हम डाल रहे हैं उसके डेंसिटी रो पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और टी मतलब सरफेस टेंशन रहेगा, कॉस ऑफ थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट।
तो इन फैक्टर्स पर ये हाइट डिपेंड रहेगा। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कुछ ये डेरिवेशन? ये पहला डेरिवेशन हुआ और यही डेरिवेशन अब लाने वाले आप बाय यूजिंग नेक्स्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड मतलब एक अनदर मेथड रहेगा, उससे भी हमें यही आंसर लाना है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये पहला डेरिवेशन हो गया हमारा, हाइट राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब इनसाइड, मतलब कितना हाइट लिक्विड राइज होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो ये पहला मेथड से हुआ। अभी दूसरा मेथड जो रहेगा, इसमें हम फोर्स का और अलग अलग लॉजिक्स यूज कर इसका आंसर निकालने वाले। ओके, तो देखिएगा, फिर से हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर कुछ लेवल तक लिक्विड है और इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डीप किया है। तो ऐसे कैपिलरी ट्यूब रहेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा निकालता हूं मैं क्योंकि हमें यहाँ पर रिजोल्यूशन करना है। तो ऐसा ये कैपिलरी ट्यूब है और इसके अंदर ऐसा लिक्विड है जो वेट करने वाला है उस सॉलिड को, तो डेफिनेटली ये राइज होने वाला है। तो ये लिक्विड राइज होकर यहाँ तक गया, ऐसा इमेजिन करो। तो जो लिक्विड वेट करता है ना सॉलिड को, तो वो ऐसा कॉन्केव शेप एक्वायर करता है, आपको पता होगा। इस वजह से सरफेस टेंशन का कॉम्पोनेंट ये यहाँ पर रहने वाला है और इस साइड का यहाँ पर रहने वाला है। ओके, पूरा मतलब जो लिक्विड का कर्वेचर रहेगा ना, आपने देखा होगा, वो सर्कुलर रहेगा। इज इट ओके? ऐसा, और ये सर्कुलर पोर्शन जो रहेगा लिक्विड का, ये सब तरफ से सरफेस टेंशन को टेंजेंशियली एक्सर्ट करने वाला है। ओके, और ये जो बीट रहता है, यही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है। ओके, तो फिर ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा थीटा सी। तो बताओ सरफेस टेंशन का थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट क्या आएगा? डेफिनेटली टी कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन कहाँ पर रहने वाला है? ऊपर के डायरेक्शन में। इज इट ओके? दिखाई दे रहा है आपको? मतलब ये भी टी का, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पर थीटा सी, और इसका थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट टी कॉस थीटा ऊपर रहेगा। ये हमने सिर्फ दो ही कंपोनेंट दिखाए, लेकिन ऐसे पूरे रिंग पर, वो जो कैपिलरी ट्यूब रहेगा ना, इसके पूरे रिंग पर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहने वाले ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, दैट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? पूरे सर्कुलर सेक्शन पर ये प्रेजेंट रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है इन कंपोनेंट्स का, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स। ओके, तो ये लिक्विड एच हाइट से राइज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको कुछ ना कुछ मास होने वाला है और कुछ ना कुछ मतलब इसका जो वेट होगा इस लिक्विड का जो राइज हुआ है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो इसके वेट को हम लिखने वाले F इज इक्वल टू mg से। और ये जो सरफेस टेंशन है ना इस लिक्विड का, इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है ये लिक्विड, और सरफेस मतलब सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है F इंटू आपको पता है सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F बाई L होता है। और ये L मतलब वो टेंजेंशियल लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? वो सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा उस पूरे रिंग का, दैट इज 2 पाई आर आएगा। और यहाँ पर सरफेस टेंशन T न लेते हुए उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, तो टोटल आंसर आएगा इसका T cos ऑफ थीटा इंटू 2 पाई आर। तो ये रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट रहने वाला है। इज इट ओके? So this is the resultant upward force in this condition. F is equal to T cos theta into 2 pi r। और resultant downward force क्या है? F is equal to mg। तो ये लिक्विड एक बार राइज हो गया है ना उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो वो वहीं पर स्टेडी रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब उस राइज हुए लिक्विड का जो वेट है ना, ये सरफेस टेंशन बैलेंस करता है। मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा? टोटल डाउनवर्ड फोर्स आने वाला है। टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg है उस लिक्विड का वेट, और टोटल अपवर्ड फोर्स इतना है जो मैंने अभी निकाला है T cos थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि पूरे रिंग पर है वो, और उसके कंपोनेंट कौन सा रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में? T cos थीटा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग T cos थीटा। अब देखिएगा, इसका जो मास है ना, इसे हम रिप्लेस करने वाले रो इंटू वी से। वी मतलब वॉल्यूम रहेगा उस लिक्विड का, और इंटू जी रहेगा, तो ये रो वी जी आएगा। ओके, T cos थीटा इंटू 2 पाई आर। तो अब इसके वॉल्यूम को हमें रिप्लेस करना है। बताओ अब सर्कल अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सर्कल? मतलब वो जो लिक्विड रहेगा ना, वो कैपिलरी ट्यूब में जो राइज हुआ है, तो वो सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा, उसका हाइट h है और वो सर्कुलर पोर्शन में है।
तो बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो राइट आंसर है, तो वही हमें पुट करना है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, और इज इक्वल टू रहेगा टी कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 पाई आर। तो जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करो, पाई पाई कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा, एक आर, और ये एक आर कैंसिल हो गया। ओके, और फाइनली जो मिलने वाला है वो रीअरेंज करो, एच को यहीं पर रखो, तो एच यहीं पर रहेगा, रो एक यहाँ पर आर बचा है और ये जी बचा है, तो एच रो जी नीचे चला जाएगा, सॉरी रो आर जी, आर रो जी नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचा है 2t cos ऑफ थीटा। तो वही डेरिवेशन है जो हमारा पिछली बार आया, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी इज ओके। तो यही होगा, यहाँ पर भी लिक्विड कितना राइज होगा, मतलब एच इज इक्वल टू 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। तो ये दोनों भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। ओके, इज इट ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन आपको बोर्ड के एग्जाम में ही लगते हैं, बोर्ड का एग्जाम सभी स्टूडेंट का बहुत दूर है, तो अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीटी वाइज नीट वाइज सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने, तो फाइनल डेरिवेशन आपको याद रखना है। सो हाइट राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। अब इसमें से कोई भी क्वांटिटी अननोन हो सकता है, वो आपको निकालते आना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आ गया तो इसका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको पता होगा। और यहाँ पर हमारा सॉल्व करते करते पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया है। ओके, मतलब पूरा ये चैप्टर और पूरा एक बड़ा सेक्शन हमारा खत्म हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मतलब ये फ्लूइड, ये पूरा हमारा बीड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इज इट ओके? अब सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेक्शन हमारे रिमेनिंग है। ओके, कुछ दिक्कत अब इस बीट में? तो टोटल देखिएगा, सभी सेक्शंस को रिकॉल कीजिएगा इस टॉपिक के, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ है ही नहीं ज्यादा इसमें, स्टार्टिंग में आपको पता होगा। एक रिवाइज करते हैं हम, स्टार्टिंग से लिखा है मैंने यहाँ पर ये टॉपिक, तो पूरा रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि मीटिंग को टाइम भी अभी कम बचा है, तो बेटर वे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने सरफेस टेंशन आपको बताया। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन व्हिच हैज natural tendency to contract and tends to have a minimum surface area. This property of liquid is called as surface tension. फिर इसमें कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको डिफाइन किए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज कोहेसिव फोर्स, adhesive force. ओके, कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स, while the force of attraction between two molecules of the different substance is called as adhesive force. Okay, इसके बाद रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको बताया कि एक डिस्टेंस तक की क्या करता है, कोई भी गिवन मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, उस डिस्टेंस को रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁹ मीटर रहेगा। फिर इसी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को हम रेडियस कंसिडर करके एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ओके, और इस ये जो रेंज रहता है ना, मॉलिक्यूलर रेंज, उस विड्थ का थिकनेस रहने वाला जो लेयर रहेगा वाटर का, उसे कहा जाता है सरफेस फिल्म। ओके, बहुत ही कम होता है ये। उसके बाद सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ABC 3 मॉलिक्यूल्स दिखाए थे। ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड था, बी मॉलिक्यूल सरफेस के जस्ट नजदीक था, और सी मॉलिक्यूल आधा एयर में था, आधा लिक्विड के अंदर था। तो सबसे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर सी पर एक्सर्ट होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल, इससे हमें समझ में आता है कि लिक्विड के सरफेस पर होते हैं ना, तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी फोर्स को, मतलब ये फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट होता है। ओके, तो सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ रहेगा, इसका डायमेंशन फोर्स कांस्टेंट के साथ इक्वल आएगा। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर होगा, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, और डायमेंशन आएगा m1 T⁻²। उसके बाद सरफेस एनर्जी मैंने आपको बताया, जो लिक्विड सरफेस पर होता है ना, उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, दूसरे मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स की वजह से करते हैं, और इसी वजह से लिक्विड नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, और इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से वहां पर वर्क जनरेट होता है, और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। ओके, सरफेस एनर्जी हम इसे कहते हैं। ओके, तो ये सरफेस एनर्जी वर्क डन के साथ इक्वल आता है। फिर सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में हमने रिलेशन देखा, तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन।
ओके, तो ये मैंने प्रूव करके बताया आपको डेरिवेशन के साथ। उसके बाद ये नीडल का फॉर्मूला बताया था मैंने। नीडल अगर फ्लोट करता है तो फिर एट दैट टाइम 2TL sin थीटा इज इक्वल टू mg इक्वेशन रहेगा। और नीडल को अगर हमें लिफ्ट करना है एक्सेस फोर्स देकर, तो फिर उसे लिफ्टिंग के लिए 2TL फोर्स लगता है। ओके, फिर अगर वही एक रिंग रहा जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, तो 2 पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू टी रहेगा। फिर एक्सेस फोर्स अगर हमें चाहिए किसी रिंग के लिए जिसका रेडियस R है, तो वो 4 पाई RT होगा रिंग के लिए। डिस्क के लिए 2 पाई RT होगा, क्योंकि डिस्क का एक ही सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में होता है। ओके, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे मैंने बेसिक लेवल के। ओके, और फिर ये तो बीट आज भी मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप रहा तो 2T/R, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल रहा तो 4T/R। ओके, और फिर ऐसा ही बीट आने वाला है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट उसके बाद मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, 90 डिग्री होता है, और उसके बाद ऑप्टिक्स होगा। फिर अलग अलग डिपेंडेंसी बताया एंगल ऑफ कांटेक्ट के। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट। ओके, तो ये सब, और कैपिलरी एक्शन। तो आज के लेक्चर में ये सब बिट हमने एक्सप्लेन किए। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल लेना है हमें, वही पार्ट इस टॉपिक का रिमेनिंग है। ओके, तो न्यूमेरिकल लेते हैं। फिर से रिलॉग इन कीजिएगा, मीटिंग का टाइम यहीं पर खत्म हुआ है। ओके।